नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही थी, कोरोना को हराने की कोशिश हो रही थी, कोरोना से कैसे बचा जाए इस पर चर्चा हो रही थी कि इसी दौरान एक और दुश्मन हमारे सामने आ गया और उसका प्रकोप भी बढ़ता चला गया और उसको नाम दिया गया ब्लैक फंगस। कहा यह गया कि कोई नई बीमारी नहीं है, पहले से ही वजूद में था, लेकिन इस वक्त घातक साबित हो रहा है। इसके साथ ही फिर ब्लैक और व्हाइट फंगस की बात होने लगी। देश में सभी बीमारियों से अलग इस बीमारी ने स्वास्थ्य सेवाओं को फिलहाल बड़ी चुनौती दे दी है। देश में एक तरफ बहुत से मुद्दे हैं, दूसरी तरफ कोरोना की बात है और अब ब्लैक फंगस महामारी से बचने के लिए हर दिन तेज धार रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी जगहों पर इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन इस कोशिश को कामयाबी में तब्दील करने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। और आज हम ब्लैक फंगस पर आपके मन में पैदा होने वाले, आपके जहन में आने वाले हर एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ, और यह कोशिश करेंगे ये पनौती और ब्लैक फंगस आखिर में असली चुनौती क्या है, इससे साधारण शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ब्लैक फंगस की हकीकत। हर तरफ बात हो रही है फिलहाल ब्लैक फंगस की, इसकी घातक शक्ल की, इसके रूप की, इससे होने वाली परेशानियों की। तो फिर कुछ सवाल हम आम नागरिकों के जहन में आते हैं और उनका जवाब हम जानना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट डॉक्टर का पैनल जुड़ेगा। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर मनप्रीत हमारे साथ जुड़ेंगे एमएमयू सोलन से, और डॉक्टर उत्तम हमारे साथ जुड़ेंगे पीजीआई चंडीगढ़ से। लेकिन उससे पहले जो सवाल हैं वो सवाल एक बार मैं आपके सामने पेश करता हूं, फिर डॉक्टर से हम उन सवालों के बारे में जानेंगे। और एक पहला सवाल यह है कि ये आखिर बीमारी है क्या? ब्लैक फंगस क्या बीमारी है और कितनी खतरनाक है? ये पहला सवाल है। और इसको लेकर बड़ी बात यह हो रही है कि ब्लैक फंगस होने का खतरा किसे ज्यादा है? ब्लैक फंगस होने का खतरा ज्यादा किसको है? क्या कोरोना की तरह फैलता है ब्लैक फंगस? यह भी एक बड़ा सवाल है और जो लोगों के जहन में आ रहा है कि क्या कोरोना की तरह फैलता है। और एक और बड़ा सवाल यह है कि कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस के केस सामने क्यों आए हैं? दूसरी लहर में ही ब्लैक फंगस के केस सामने क्यों आए हैं? पहली लहर में ऐसा नहीं था। कोरोना पीड़ित मरीजों को क्या ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा है? यह भी एक बहुत अहम सवाल है। ब्लैक और व्हाइट फंगस में क्या अंतर है? एक ये भी चर्चा इस वक्त चल रही है और इसका भी फर्क जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक और व्हाइट फंगस में फर्क क्या है और कौन किससे ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा स्टेरॉइड क्या है और ये किन परिस्थितियों में दिया जाता है, कितना जरूरी है मरीज को दिया जाना, किन परिस्थितियों में स्टेरॉइड दिया जाना चाहिए, यह भी एक अहम सवाल है। इसके अलावा किस तरह से ब्लैक फंगस से बचा जाए और क्या ब्लैक फंगस से पीड़ित व्यक्ति के लिए सर्जरी जरूरी है? क्या ब्लैक फंगस से पीड़ित की सर्जरी जरूरी है, ऑपरेशन करना जरूरी है? क्या उसी का ये इलाज है? ब्लैक फंगस से बचने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है, जो सब जानना चाहते हैं, और किस तरह से इसको बचा जाए। क्या ब्लैक फंगस से मौत की आशंका ज्यादा है? ब्लैक फंगस अगर किसी शख्स में इसके लक्षण पाए जाते हैं, वो पीड़ित हो जाता है, तो क्या उनके लिए इलाज मुश्किल है? ये वो अहम सवाल हैं जो इस वक्त हम सभी के जहन में हैं, और इसका सही जवाब देने के लिए हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगे कि किस तरह से हम इससे बचें, इसको कितना खतरनाक माने और ये हमारे लिए कितना परेशान करने वाला हो सकता है। ब्लैक फंगस को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी, लोग परेशान हैं, डर रहे हैं। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, खबरें अभी तक बहुत जिम्मेदारी के साथ, अभी भी और पहले भी, इस बात को सुनिश्चित करता है कि सही जानकारी आप तक पहुंचे। अगर कभी कोई चौंकाने वाली बात भी अगर हमने की हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करने के लिए और आपकी सावधानी के लिए होगी। ब्लैक फंगस एक बीमारी है, एक परेशानी है,
और इससे बहुत सारे मरीज सामने आ रहे हैं, बहुत से मरीजों की जान भी गई है, इवन यहां तक भी हुआ है कि कुछ मरीजों की आंख भी निकाली गई है। इसके जो ज्यादा प्रभावी मुश्किलों के साथ लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। लेकिन इसी दौरान कोई भी बीमारी हो, उसको हमारा हौसला हरा सकता है अगर सही वक्त पर इलाज मिल जाए और हम हौसले और हिम्मत से काम लें। और हमारी अपील भी यही है कि कोरोना की बात हो, ब्लैक फंगस की बात हो, इस वक्त हम सभी को जरूरी एहतियात बरतने हैं, डॉक्टर्स की सलाह लेनी है और सलाह लेने के साथ ही उस पर अमल भी करना है। यह बहुत जरूरी है। ब्लैक फंगस को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, पहले कोरोना को लेकर लगातार प्रोग्राम्स हो रहे थे, कोरोना की बात हो रही थी, अब कोरोना से धीरे धीरे निजात मिली। अभी हारा नहीं है कोरोना, अभी कोरोना से हमें पूरी तरह निजात नहीं मिली है, लेकिन अब ब्लैक फंगस शिकायतों से भी लोग परेशान हो रहे हैं। और अब डॉक्टर्स के पास चलते हैं। डॉक्टर मनप्रीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनप्रीत जी, स्वागत है आपका। एमएमयू सोलन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल यही है जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि आखिर ये ब्लैक फंगस क्या बीमारी है और ये कितनी खतरनाक है? हाँ जी, जो ये ब्लैक फंगस है ना, इसको बोलते हैं म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो स्पोर्स के राही एक इंसान के अंदर आती है। जो स्पोर्स होते हैं इसके हवा में होते हैं। अब ये किन लोगों को इन्फेक्ट करेगी? जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से मेरा मतलब है कि जैसे कोई डायबिटिक हो, किसी को कैंसर हो, एड्स हो, HIV हो, या जिनका कोई सर्जरी हुआ हो रिसेंट, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, रीनल ट्रांसप्लांट, ऐसे लोगों में इसके चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। डायबिटिक लोग खासकर, सबसे ऊपर डायबिटीज आता है। अब दूसरा सवाल ये है कि अब ये केस कोविड में क्यों हो रहे हैं? आपको मालूम है कि इस बार जो सेकेंड वेव आई है, इसमें कोविड का जो विरुलेंस है वो बहुत ज्यादा है। जो पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है वो लंबे पीरियड के लिए चल रहा है। पहले फर्स्ट वेव में क्या था कि बंदे 10-12 दिन में ठीक हो जाते थे। अब ये पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, पीरियड ऑफ इवन जब उनको हम वेंटिलेटर पे डालते हैं, वो पीरियड इंक्रीज हो गया है। उसके साथ क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है। दूसरा, स्टेरॉइड्स भी लंबे पीरियड के लिए दे रहे हैं हम। जो स्टेरॉइड्स का यूज है वो भी ज्यादा हो रहा है। उस कारण की वजह से जो इसके ब्लैक फंगस, इसको म्यूकर बोलते हैं, इसके इंसिडेंट्स ज्यादा लोगों में देखे जा रहे हैं। अब हमारे साथ डॉक्टर उत्तम भी जुड़ चुके हैं पीजीआई चंडीगढ़ से, वो प्रेसिडेंट भी हैं डॉक्टर एसोसिएशन के। डॉक्टर उत्तम, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। डॉक्टर उत्तम, ब्लैक फंगस की अगर बात की जाए, ब्लैक फंगस कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है और कितनी खतरनाक है, डॉक्टर मनप्रीत बता रहे थे, लेकिन इसका खतरा किन लोगों को ज्यादा है? एक ये भी एक सवाल है जो दूसरे सवाल की हम बात करें कि जिस तरह से इसको लेकर शिकायतें आ रही हैं, ब्लैक फंगस को लेकर खतरा किन लोगों को ज्यादा है? क्या कोरोना पेशेंट को ज्यादा है या किसी को भी हो सकता है? डॉक्टर उत्तम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, डॉक्टर उत्तम, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे यह है कि ब्लैक फंगस होने का खतरा क्या कोरोना पेशेंट को ज्यादा है या किसी को भी हो सकता है? ब्लैक फंगस, सबसे पहले तो ब्लैक फंगस मिसनोमर है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसको म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। और ये किसी को नहीं हो सकता है। ये सिर्फ उन पेशेंट्स को उन लोगों को होता है जिनका इम्यूनिटी वीक हो, यानी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, और मोस्टली उनका कोई मेडिकेशन चल रहा हो किसी डिजीज के लिए। तो नॉर्मल हेल्दी पब्लिक को, हेल्दी लोगों को कभी नहीं हो सकता है ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस। ये सिर्फ और सिर्फ वीक इम्यूनिटी वाले लोगों को हो सकता है। जैसे आजकल कोविड के केसेस बढ़ गए हैं, तो कोविड के साथ साथ जिन लोगों को डायबिटीज है और साथ में अगर स्टीरॉयड के यूज करना पड़ रहा है, तो स्टीरॉयड, कोविड और डायबिटिक पेशेंट में ये अगर तीनों का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है म्यूकरमाइकोसिस होने का। हेल्दी इंडिविजुअल्स को नहीं होता है। जी, ठीक है। अब तीसरा जो सवाल है वो भी बहुत अहम सवाल है। एक तो ये बात हमने बताई कि किसको ज्यादा खतरा है और ये बीमारी क्या है, लेकिन क्या डॉक्टर मनप्रीत, सवाल यह है कि क्या कोरोना की तरह ब्लैक फंगस फैलता है? जिस तरह से कोरोना में एहतियात बरतने की बात की जा रही है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग हो, किसी के संपर्क में आने से फैल सकता है या हवा के जरिए फैल सकता है, हम मास्क पहने, छींकने की वजह से, सांसों की वजह से, इस तरह से, तो क्या कोरोना की तरह फैलता है ब्लैक फंगस?
पहले तो ये बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, ये उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। दूसरा, ये कोरोना के जैसे नहीं फैलता, ये एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होता, ये कॉन्टेजियस नहीं है। ये जो बंदा एडमिट है, जो बंदा हॉस्पिटलाइज है, जिसको स्टेरॉइड चल रहे हैं, डायबिटिक्स भी है, उन लोगों में इसको हो सकता है, पर ये एक से दूसरे को नहीं होता। आप अपने दर्शकों को, मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, कि ये ऐसा इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है, ये एक से दूसरे इंसान को नहीं होता है। ठीक है, एक और अगला सवाल है जिसका जवाब मैं डॉक्टर उत्तम से लूंगा। डॉक्टर उत्तम, अब सवाल यह है कि कोरोना की दूसरी लहर जिसको कहा जा रहा है, उस दूसरी लहर में ही ब्लैक फंगस के केसेस सामने क्यों आए? और अब तो हर रोज जगह जगह से, हर राज्य से, हर शहर से सामने आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि दूसरी लहर में ही कोरोना के केसेस, इस ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं? पहली लहर में या पिछली बार ऐसा क्यों नजर नहीं आया? पहले भी म्यूकरमाइकोसिस पहले लहर में भी हो रहे थे, लेकिन कम हो रहे थे। रीजन ये था कि पहली लहर में जो कोविड केसेस होते थे वो मोस्टली माइल्ड हो रहे थे और पेशेंट होम ट्रीटमेंट से या फिर हॉस्पिटल में विदाउट स्टेरॉइड ठीक होकर घर जा रहे थे, इसलिए कम हो रहे थे। और ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस भी इतने तेजी से नहीं बढ़ रहे थे। सेकेंड वेव में एक तो बहुत लोग पब्लिक जो बिना डॉक्टरी सलाह के नेट से पढ़ के उनको ये ज्ञान हुआ कि स्टेरॉइड एक कोविड का ट्रीटमेंट है, तो एक तो नॉन जुडिशियस विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर उन्होंने स्टेरॉइड का यूज स्टार्ट किया। और इसके साथ साथ कोविड के केसेस बहुत ज्यादा थे, इवन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट इस बार ज्यादा क्रिटिकल हुए और डॉक्टर्स भी जरूरत पड़ने पे लाइफ सेविंग ड्रग जो स्टेरॉइड है उसका यूज किया। तो स्टेरॉइड का ज्यादा यूज और कोविड केसेस का नंबर बढ़ने से और तेजी से बढ़ने से, और स्टेरॉइड का यूज बोथ डॉक्टर्स द्वारा भी और जनरल पब्लिक विदाउट डॉक्टर गाइडेंस लेने की वजह से भी इम्यूनिटी जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी में प्रभाव पड़ा, इम्यूनिटी वीक हुई और नंबर ऑफ केसेस ज्यादा बढ़े और हमें ज्यादा देख रहे हैं आज के रेट में। आप भी कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? आप भी कुछ कहना चाहते हो कि इसी दूसरी लहर में ब्लैक फंगस के केस सामने क्यों आने लगे और इतने ज्यादा? डॉक्टर साहब ने वैसे बता ही दिया है। दूसरे लहर में क्या हुआ कि जो विरुलेंस था वो ज्यादा है, मतलब जो इन्फेक्शन हो रही है वो एक्सट्रीम हो रही है, तो हॉस्पिटलाइजेशन, नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो गए हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि अभी लोग हॉस्पिटलाइज ज्यादा हो रहे हैं, तो स्टेरॉइड का ज्यादा यूज हो रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो हम ऑक्सीजन यूज करते हैं ना, उसके साथ ह्यूमिडिफायर आता है। ह्यूमिडिफायर में जो हम वाटर यूज करते हैं वो अगर स्टेराइल वाटर यूज करेंगे तो इसके चांसेस कम है। अगर हम नॉर्मल वाटर या दूसरा वाटर भी कई जगह यूज हो रहा था, कई होने की आशंका भी है, उससे भी कह रहे हैं कि म्यूकर के केसेस ज्यादा फैलते हैं। तो ये एक एडवाइस ये भी है कि इसके लिए स्टेराइल वाटर यूज किया जाए, जो ऑक्सीजन के साथ हम ह्यूमिडिफायर यूज करते हैं उस पर। अच्छा डॉक्टर जी, ब्लैक और व्हाइट फंगस की भी बात आ रही है। पहले ब्लैक फंगस बात हुई, अब व्हाइट फंगस की भी चर्चा हो रही है। तो इन दोनों में फर्क क्या है और कौन कितना खतरनाक है? देखिए, जो ब्लैक फंगस है जिसको म्यूकर बोलते हैं, उसका खतरा ये है कि ये आपकी ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। एक बार ब्रेन का डैमेज हो जाता है और आपके आइज तक ऑर्बिट को एक बार इन्फेक्ट कर देता है, तो मतलब मॉर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब इंसान का मतलब उसका नुकसान ज्यादा हो जाता है। जैसे डिसफिगरमेंट हो जाती है फेस की, ब्रेन को इन्फेक्ट कर देगा, उसके बाद उसको प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती है, हेडेक हो जाता है, साइनस इन्फेक्शन हो जाती है। जहां तक कैंडिडा का जो अपना व्हाइट फंगस है उसको बोलते हैं कैंडिडियासिस। जो कैंडिडा का इन्फेक्शन है मोनली आपकी ओरल कैविटी या ओरोफेरिंक्स में रहता है, मतलब मुंह में रहता है या गले में रहता है, और वो कई बार लंग्स में चले जाता है। विरुलेंस तो दोनों की ज्यादा है, पर म्यूकर का जो मॉर्टेलिटी है, मतलब इससे जो लोगों की मौत होने का चांसेस है वो काफी ज्यादा है, अराउंड 50% के करीब बोला जाता है। और म्यूकर आगे जाकर लंग्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये म्यूकर होता है कई टाइप्स का होता है। ये आपके नाक और ब्रेन का भी हो सकता है, आपके लंग्स का भी हो सकता है, जो आपका इन्फेक्ट है, पेट हो सकता है, स्किन का इन्फेक्शन भी कर सकता है। जी डॉक्टर मनप्रीत, और स्टेरॉइड के बारे में डॉक्टर उत्तम ने बताया, अभी तो आपने भी बताया। अब एक सवाल ये भी है डॉक्टर उत्तम, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, कि ब्लैक फंगस से पीड़ित व्यक्ति की सर्जरी जरूरी होती है क्या? इसका इलाज सर्जरी के हिसाब से ही हो सकता है या कुछ और भी तरीके हैं इसके इलाज के लिए? और सर्जरी कब जरूरी हो जाती है अगर कोई व्यक्ति ब्लैक फंगस से पीड़ित होता है?
देखिए इनिशियल स्टेज में हम एम्फोटेरेसिन बी, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी यूज कर रहे हैं ड्रग, और पहले इसी से स्टार्ट किया जाता है और कोशिश किया जाता है कि इससे कंट्रोल हो जाए, लेकिन ज़्यादा देर वेट नहीं किया जाता। अगर फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा फास्ट बढ़ता है तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है, और अगर सर्जरी करनी पड़ी तो वो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल सर्जरी होगी। रेडिकल सर्जरी मतलब जहाँ भी हमें टिश्यू निक्रोटिक या ब्लैक दिखेगा वो सारा का सारा एरिया निकालना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये जरूरी नहीं कि उसका सर्जरी ही ट्रीटमेंट है, पहले मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं इनिशियल, पर ज़्यादा लंबे समय तक उसका इफेक्ट आने का वेट नहीं करते हैं। और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट सफल नहीं हो, मेडिकल ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो तुरंत हम पेशेंट को सर्जरी के लिए लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या शरीर के किसी भी अंग पर ये प्रभाव डाल सकता है, या कुछ खास अंग होते हैं जहां पर इसका असर ज्यादा होता है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आंखों पर ज्यादा असर होता है? जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये जो म्यूकर माइकोसिस जिसे आप ब्लैक फंगस कह रहे हैं, उसके स्पोर्स हवा में होती हैं, और हवा से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं उनके नोज के थ्रू, सांस के रास्ते के थ्रू पहले जाता है, और फिर नोज और जो नोज के आसपास के एरिया है, जो जिसे हम पैरानेजल साइनसेस बोलते हैं, वो पहले उसको इन्वॉल्व करता है। उसके बाद से आंख के ऑर्बिट को इन्वॉल्व करता है, और ज़्यादा इन्वेजिव हुआ तो ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, और कभी कभी वो लंग्स में भी जाता है। और मोस्टली ये ना ब्लड वेसल्स, जो हमारा छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, उसको मतलब प्रभावित करता है, और उसको प्रभावित करने की वजह से कैपिलरीज में ब्लड क्लॉट हो जाते हैं। क्लॉट होने के कारण वो एरिया ब्लैक दिखने लगता है, और कुछ टिश्यूज का डेथ भी होता है इसकी वजह से, और वो एरिया पूरा ब्लैक दिखने लगता है। ये मोस्टली फेस के जो आसपास नोज, पैरानेजल साइनसेस, आंख की ऑर्बिट, ब्रेन और फिर लंग्स, मोस्टली इसी एरिया तक कन्फाइंड रहता है। ठीक है। अब एक सवाल डॉक्टर मनप्रीत आपसे है कि एक सवाल ये है कि मौत की आशंका, अगर कोई व्यक्ति इससे पीड़ित हो जाए, जिसको ब्लैक फंगस की शिकायत हो, तो क्या ऐसा भी है कि अगर ये बढ़ जाता है तो फिर मरीज की मौत की आशंका बढ़ जाती है? ये जानलेवा बीमारी है? हाँ जी, देखिए ये जानलेवा है, मतलब इसकी जो मोर्टेलिटी होती है, चांसेस ऑफ डेथ काफ़ी हाई है। डिफरेंट स्टडीज़ के हिसाब से इसके 30 से 50% उसके भी ज़्यादा मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं। इसलिए इसमें क्या जरूरी है, इसको टाइम पे डायग्नोस करना, इसका डायग्नोसिस टाइम पे होना चाहिए, और उसके ट्रीटमेंट टाइम पे होना चाहिए। अगर हम टाइम पे डायग्नोस कर लेंगे, टाइम पे मालूम लग जाएगा कि किसी को ये प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर लेट स्टेज पर चले गए तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, कई बार पूरा मैक्सिला जो होता है, पूरा चेहरा डिसफिगर हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल। डॉक्टर उत्तम, आप भी कुछ इस बारे में कहना चाहें, आप क्योंकि आप खुद भी एक सर्जन हैं। जी देखिए, जो भी पेशेंट्स को म्यूकर माइकोसिस के लिए ससेप्टेबल हैं, मतलब उनके चांसेस ज़्यादा एट रिस्क हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, पोस्ट कोविड रिकवर कर रहे हैं, डायबिटिक हैं, उनको कुछ विशेष वार्निंग साइंस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर वो है तो फिर डॉक्टर को आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए। जैसे कि अगर एक साइड का नाक बंद होना, साथ साथ वन साइडेड चिक पेन होने लगना, या फिर ओरल अल्सर्स होना, मतलब जख्म होना माउथ के अंदर, साथ साथ अगर यूनिलैटरल उसके आंख में पेन हो रहा है, या हेडेक हो रहा है, या फिर टूथ का लूजनिंग हो रहा है, दांत हिलने लग रहे हैं, इस तरह के कुछ भी अगर वार्निंग साइंस पेशेंट्स को अगर लगता है कि ये सब सिम्टम उन्हें सडनली हो रहा है, और कोविड के बाद अभी स्टेरॉइड उन्होंने लिया था कोविड के दौरान, और अभी 2 महीने तक नहीं हुए हैं, तो कोविड के यूजली 2 महीने बाद तक इसके चांसेस बने रहते हैं जो पेशेंट स्टेरॉइड लिया रहता है। तो ये वार्निंग साइंस को खासकर हमें ध्यान देना है कि यूनिलैटरल अगर नोज ब्लॉक है, पेन है, और अगर नेजल डिस्चार्ज है, नाक से अगर जो निकल रहा है डिस्चार्ज, उसमें अगर ब्लैक या रेडिश डिस्चार्ज आ रहा है, हेडेक हो रहा है, चीक बोन का पेन हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। और घर पे स्टेरॉइड अगर ले रहे हैं, या फिर स्टेरॉइड के बाद अगर डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो जो पेशेंट्स को डायबिटीज है या नहीं भी है, वो शुगर कंट्रोल रखना है, उनको शुगर को रेगुलरली मेजर करना है। जी डॉक्टर मनप्रीत, अब कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो और भी हमारे जहन में हैं। अब एक तो जैसे डॉक्टर उत्तम बता रहे थे कि जो किस तरह के लक्षण हो सकते हैं, इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम अपने जीवन यापन में रहते हैं तो हम किन किन बातों का ख्याल रखें, खासतौर से इस बीमारी से बचने के लिए भी, इसके अलावा जो भी आपके जहन में जो आप बताना चाहें दर्शकों के लिए, जो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। देखिए, जितने भी पेशेंट्स कोविड से रिकवर किए हैं, उनको
अगले 2 हफ्ते में भी इसके शिकार बन सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर उनको नाक से खून आ रहा है, नाक बंद हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आंखों में पेन हो रहा है, या उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ओरल कैविटी या नाक में ब्लैकनिंग हो रही है, मतलब ब्लैक कलर का जो होता है ना ऊपर का पार्ट अपने मुंह का, उसमें काले रंग बदल रहा है, या फिर नाक के ऊपर चेंजेस आ रही हैं, फिर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अपना इनको एक बार टेस्ट कराने की। उसके लिए क्या होता है, नेजल एंडोस्कोपी करते हैं हम लोग। नेजल एंडोस्कोपी कराकर उसकी एक बायोप्सी ले लेनी चाहिए उस एरिया की, वो बायोप्सी लेकर उसका टेस्ट करवाना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसका ये जो होता है ना, डैम्प एरिया में ज्यादा होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि डैम्पनेस वाला एरिया हम अवॉइड करें। एक लोगों को मास्क डाल के रखना चाहिए, जो कहते हैं कि ये जो म्यूकर होता है ना, जो ये मोल्ड है, मोल्ड एक फंगस है, ये क्या करता है कि जैसे प्लांट्स वगैरह में ज्यादा पाया जाता है, तो ऐसे लोगों को गार्डनिंग वगैरह अवॉइड करनी चाहिए कुछ देर के लिए, प्लांट्स के साथ अपना एक्सपोजर भी कम करना चाहिए। और बाकी मास्क वगैरह पहने, अपने मास्क पहन के बाहर जाएं, मतलब जाना अगर बहुत जरूरत हो तो ही घर के बाहर निकलें। अच्छा डॉक्टर मनप्रीत, ये भी बहुत से लोग कह रहे थे, कुछ इस तरह की भी खबरें थी या फिर कोई रिसर्च सामने आई हो कि मास्क से भी इसका बहुत असर पड़ रहा है कि मास्क गंदा नहीं हो, अगर गंदा मास्क होता है तो वो ब्लैक फंगस का कारण बन सकता है, या गीला मास्क होता है या किसी तरह की उसमें नमी होती है तो वो ब्लैक फंगस का कारण हो सकता है। इसके बारे में बहुत जरूरी बात है, आप जानकारी दें जी प्लीज। हाँ जी, मास्क के बारे में ये कहते हैं कि जो आपके N95 मास्क हैं, वैसे तो इनको रीयूजेबल नहीं है। अगर हमने इनको रीयूज करना है तो हमें मास्क को ऑल्टरनेट डे यूज करना चाहिए। जैसे मास्क को हमें सनलाइट पे धूप में रख देना चाहिए ताकि वो ड्राई हो जाए। अगर हम वेट एरियाज में, वही ना कह रहा हूँ, ये मोल्ड है, मोल्ड क्या होता है, डैम्प एरियाज में, वेट एरियाज में ग्रो करते हैं। तो अगर वेट होगा, आपका मास्क वेट होगा, आप वही मास्क दोबारा गंदा मास्क यूज करते रहेंगे तो हाँ, उससे भी इसके होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, वो चांसेस हैं जी। तो मास्क भी हमें ड्राई करना चाहिए, हो सके तो हमें नया मास्क यूज करना चाहिए। जो भी हमारे N95 या सर्जिकल मास्क होते हैं वो दोबारा उसको रीयूज नहीं करना चाहिए, नया मास्क यूज करना चाहिए उसके लिए। अगर ये मास्क यूज करना है तो इसको अच्छे से धूप के अंदर ड्राई करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर उत्तम ठाकुर, आप भी कुछ कारगर तरीके जो इससे बचने के हैं, जो आपके जहन में है, बहुत सी बातें डॉक्टर मनप्रीत ने भी बताई हैं, आप जो बताना चाहें, जो भी सलाह दर्शकों के लिए, हम सभी के लिए जो बहुत जरूरी है एक डॉक्टर के हिसाब से। मुख्य रूप से इसमें स्टेरॉइड का यूज, सेल्फ यूज नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर स्टार्ट होता है तो जितना जल्दी हो सके उसे टेपर ऑफ करके बंद करना है। अगर आप स्टेरॉइड पे हैं, स्टेरॉइड ले रखा आपने और करंटली आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो ब्लड शुगर रेगुलरली मॉनिटरिंग करनी है। और अगर आप साथ में डायबिटिक भी हैं तो कोशिश करें कि 5 पॉइंट प्रोफाइल या 7 पॉइंट प्रोफाइल कहते हैं, मतलब शुगर आपको दिन भर में 5 से 7 बार नापना है। एक ब्रेकफास्ट से खाली पेट, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे बाद, फिर लंच करने के 2 घंटे बाद, फिर खाना खाने के डिनर करने के 2 घंटे बाद एक चार्ट मेंटेन करें, डॉक्टर के टच में रहें और ब्लड शुगर लेवल कोशिश करें कि 200 पार एट एनी कॉस्ट ना हो। जो भी उसके लिए ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो लेना चाहिए। इसके अलावा जब आप घर पे हैं, जब डिस्चार्ज हो रखे हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप मोस्टली इंडोर रहें, घर पे रहें, बाहर ना जाए, क्योंकि जो म्यूकर माइकोसिस का जो स्पोर्स का कंसंट्रेशन है वो घर के अंदर कम होता है रिलेटिव, बाहर के रिलेटिव में। और फिर भी अगर बाहर जाना पड़े आपको तो मास्क पहनना है और अवॉइड करना है कंस्ट्रक्शन साइट्स को विजिट करना। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, खलिहान, खेत खलिहान को गार्डनिंग करना अवॉइड करना है, और जहाँ पे एनिमल्स रहते हो उनसे अवॉइड करना है, और डैम्ड और ड्राई एरिया में नहीं जाना है, डैम्प एरिया में, वेट एरिया में नहीं जाना है आपको। और अगर बाहर जाना पड़े तो मास्क पहनना है, और जब वापस आए तो कोशिश करें उस मास्क को डिस्कार्ड कर दें। और कोशिश तो यही होनी चाहिए कि मास्क को रीयूज ना करें, 8 घंटे बाद मास्क को डिस्कार्ड कर दें। स्पेशली N95 मास्क यूज कर रहे हैं तो डिस्कार्ड कर दें उसको। फिर भी अगर किसी वजह से आपको यूज करना पड़ रहा है तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑल्टरनेट डे करके 2 मास्क रखें, ऑल्टरनेट डे करके यूज करें। और वैसे भी पर ये साइंटिफिक नहीं है, वैसे भी इसको डिस्चार्ज जितना जल्दी हो सके डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ठीक है। बहुत संक्षेप में अगर डॉक्टर मनप्रीत आप कुछ कहना चाहें तो एक और कोई सलाह कोरोना के संकट काल में तमाम दर्शकों के लिए, जो भी मरीज हैं उनके लिए भी बहुत संक्षेप में, और कोई आपके बात, कोई और बात जहन में आ रही हो जी। मैं हॉस्पिटल्स को इसके लिए कुछ कहना चाहूंगा कि ये म्यूकर से बचने के लिए जो आप ह्यूमिडिफायर यूज करते हो, जो पानी यूज करते हो, वो प्लीज आप प्योर वाटर, या उसको बोलते हैं कि क्लीन वाटर यूज करें।
मतलब उसमें अगर हम नॉर्मल वाटर नहीं यूज कर सकते, वो पानी आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, स्टेराइल वाटर होना चाहिए, क्योंकि ये भी स्टडीज हो चुकी हैं कि अगर स्टेराइल वाटर यूज किया गया है उसमें म्यूकर के चांसेस कम होते हैं। अगर हम जैसे नॉर्मल वाटर यूज कर लेते हैं उसमें इसके इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। हॉस्पिटल्स के लिए ये है। दूसरा, लोगों को सबसे पहले यही बोलेंगे कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। प्रिवेंशन करने के लिए अपने मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर्स का यूज करें, मतलब कम से कम अवॉइड करें बाहर जाना। अगर आपको जरूरत नहीं है तो बाहर मत जाएं। अगर बाहर जाते हो तो अपना प्रिकॉशंस लें, क्योंकि आप अगर इन्फेक्ट हो गए हो तो आप बिना रीजन के, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था, घर पे स्टेरॉइड्स ना लें, अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट ना लें। दूसरा क्या है कि ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्या होता है ना, जो हमारे नाक के अंदर जो फ्लोरा होता है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाक के अंदर होते हैं, ये प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर हम ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कर लेंगे मुंह और नाक के, तो उससे क्या होगा, वो प्रोटेक्शन चली जाती है, उससे हमारा म्यूकरमाइकोसिस ऐसे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स भी नहीं करना चाहिए, ना ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, ना ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड। ऐसी ट्रीटमेंट घर पे ना लें, और ऐसी ट्रीटमेंट अगर लेनी है डॉक्टर की सलाह से रहें। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि घर पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स रख लिए हैं, घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के लिए वो कहते हैं स्टेराइल वाटर रखना, ह्यूमिडिफायर के लिए, वो सब पॉसिबल नहीं होता, तो उससे भी म्यूकर के चांसेस बढ़ने के चांस हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनप्रीत, आपका खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए और इन बहुत अहम जानकारियों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर उत्तम, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए और इन अहम जानकारियों के लिए, और बहुत सारे जो सवाल हमारे जहन में थे, दर्शकों के जहन में थे, उन सवालों का जवाब देने के लिए। खबरें अभी तक पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।